वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भूगर्भिक समय सारणी का अध्ययन करेंगे। जब पृथ्वी की आयु निर्धारित कर ली विभिन्न प्रमाणों के बाद, तो फिर प्रश्न उठा कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान काल तक पृथ्वी किन किन दशाओं से होकर गुजरती रही है। भूपटल और आंतरिक भाग की बनावट किस रूप में हुई, चट्टानों के विभिन्न स्तरों का जमाव कब और कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीव का विकास है वो किस रूप में हुआ, किन किन दशाओं में हुआ, इन सब प्रश्नों के उत्तर हैं वो पृथ्वी के इतिहास से या भूगर्भिक समय सारणी से संबंधित हैं। यदि पृथ्वी की विभिन्न परतों, उसमें पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों, जीव विकास, इन सब का अध्ययन किया जाए तो ये निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद विशेष प्रकार के कई युग हुए हैं और उन युगों में से प्रत्येक में विशेष प्रकार की शैलों या चट्टानों का जमाव हुआ और हर युग में अलग तरह के जीवों का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे बफन, उन्होंने किया। बफन महोदय ने पृथ्वी के इतिहास को 7 विभिन्न युगों में प्रस्तुत किया, परंतु प्रथम युग आज से कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ इसके विषय में उन्होंने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल प्रत्येक युग का कार्यकाल बताया है कि ये युग इतने समय अवधि तक का रहा है। वर्तमान समय में जो पृथ्वी का इतिहास है भूगर्भिक समय सारणी, वो इस सारणी के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें जो पृथ्वी का इतिहास है उसको बड़े बड़े काल अवधियों में, समय अवधियों में बांटा गया है और सबसे बड़े विभाग को कहते हैं एरा या कल्प। फिर उससे छोटा होता है उसको कहते हैं एपोक या फिर युग। और एक युग में कई पीरियड होते हैं जिसको हिंदी में हम शक बोलते हैं। तो विभिन्न कल्पों, युगों और विभिन्न शकों की समय अवधि अलग अलग है और उस दौरान अलग अलग चट्टानों का विकास हुआ और जीवों का विकास क्रमिक रूप से होता रहा। तो हम ये जो सारणी है इस सारणी से देख सकते हैं कि जो सबसे पहले जो 80 करोड़ वर्ष पूर्व था उससे पहले प्री पैलियोजोइक या फिर आद्य कल्प था, ये एरा था। फिर उसके बाद पैलियोजोइक कल्प आया, पैलियोजोइक के बाद में मीसोजोइक और मीसोजोइक के बाद में सीनोजोइक और सीनोजोइक के बाद में नियोजोइक या नूतन कल्प, जो कि वर्तमान समय में चल रहा है। अब ये जो पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक कल्प, इनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी युग के नाम से भी जाना जाता है। अब जो पैलियोजोइक युग था उसको हम विभिन्न पीरियड्स में बांटते हैं, विभिन्न शकों में बांटते हैं। जैसे पैलियोजोइक था उसके थे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन। हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। ये जो सारणी है भूगर्भिक समय सारणी हम नीचे से, ताकि हम शुरू का जो पृथ्वी जब बनी तब से लेकर वर्तमान समय का इतिहास है उसको आज से कितने वर्ष पूर्व क्या घटना घटी उस रूप में समझ सकें। तो कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और फिर परमियन, ये पैलियोजोइक युग के शक थे और ये एक के बाद एक आए। इनकी समय अवधि और इनमें होने वाले विभिन्न जैविक और शैलिक विकास हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। मीसोजोइक में जो 3 शक थे वो थे ट्रियासिक आया पहले, फिर जूरेसिक और फिर क्रिटेशियस। सीनोजोइक में सबसे पहले इयोसीन, फिर ओलिगोसीन, फिर मायोसीन और फिर प्लायोसीन। और जो नियोजोइक, जो नूतन कल्प अभी वर्तमान समय में चल रहा है, उसमें 2 शक आए, 2 पीरियड थे, एक प्लीस्टोसीन और एक होलोसीन या पोस्ट ग्लेशियल। जो आधुनिक युग है वो होलोसीन युग के नाम से जाना जाता है, जो कि 10,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और वर्तमान समय तक वो चल रहा है। अब हम एक एक करके इनको विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं
प्री कैम्ब्रियन शक। प्री कैम्ब्रियन शक कौन सा था? कैम्ब्रियन से पूर्व, क्योंकि कैम्ब्रियन था वो 60 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था, और उससे पहले 60 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 70 करोड़ वर्ष पूर्व तक की जो अवधि है 10 करोड़ वर्ष की, उसको हम प्री कैम्ब्रियन शक के रूप में जानते हैं। सबसे पहले पृथ्वी वायव्य अवस्था में थी, गैसीय, फिर तरल अवस्था में, ऐसा माना जाता है कि फिर तरल अवस्था में आई, फिर ठोस धरातल बना। जब वायुमंडल बना, उसने पृथ्वी को आवृत कर लिया, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जलवाष्प के जो कण थे वो घनीभूत हुए और उनसे वर्षा हुई, और वर्षा होने के बाद फिर जो नदी और सागर थे उनका निर्माण हुआ। गर्म जलवायु का जो क्रम था वो कई हिमयुगों द्वारा भंग होता रहा, मतलब एक बार के गर्म जलवायु आई, फिर हिमयुग आया, तो ये क्रमशः इनका क्रम चलता रहा। ताप और दाब के कारण जो ये प्री कैम्ब्रियन युग है, इसकी चट्टानों का सर्वाधिक रूपांतरण हुआ, और प्री कैम्ब्रियन शक में वनस्पति के क्षेत्र में केवल सागरीय घास का ही उद्भव हो सका था। इससे उच्च कोटि के किसी जीव या घास या वनस्पति का विकास उस समय नहीं हुआ था। जो गर्म सागर थे वहाँ पर नर्म त्वचा वाले रीढ़ विहीन जीव थे, उनका उद्भव हुआ, परंतु जो स्थल भाग था वो जीव रहित था। जो भी जैविक वहाँ पर संरचनाएं थी वो केवल सागरीय या जलीय भाग में थी प्री कैम्ब्रियन शक में। फिर कैम्ब्रियन आया। कैम्ब्रियन ये 10 करोड़ वर्ष का काल था, जो कि 60 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ और 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक चलता रहा। इसमें क्या हुआ कि पृथ्वी पर जो सिसले सागर थे और उनका विस्तार था, और स्थल भाग पर भी सागर थे, उनका प्रसार और उतार, मतलब सागर थे वो जमीन पर बढ़ते रहे और पीछे हटते रहे। इस समय वनस्पति का उद्भव केवल सागरों तक ही सीमित था। फिर जो प्री कैम्ब्रियन युग में जो जीव थे, उनसे थोड़े विकसित जीव इस समय में थे, वो भी वहाँ पे जहाँ जल उपलब्ध था वहीं पर वो जीव थे। इस समय सागरों में रीढ़ वाले जीवों का उद्भव हुआ, जिनकी लगभग 1000 प्रजातियां सम्मिलित थी, और ये जो जीव थे उस समय के, वो अभी वर्तमान में उनके उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलते हैं। इन जीवों का भोजन क्या था? सागरीय घास, क्योंकि ये जीव सागर में ही, समुद्रों में ही, जल में ही पैदा हुए थे। स्थल भाग पर किसी प्रकार का जीव उत्पन्न नहीं हो सका था कैम्ब्रियन शक में। कैम्ब्रियन के बाद में आता है ओर्डोविशियन शक। इस युग का जो कालावधि थी वो 6 करोड़ वर्ष मानते हैं, जो कि 50,000 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ और 44 करोड़ वर्ष पहले समाप्त होगा। 50 करोड़ से लेकर 44 करोड़ वर्ष पहले तक का जो समय था वो ओर्डोविशियन शक माना जाता है। इसमें क्या हुआ, सागरों का उतार चढ़ाव चलता रहा। कुछ जो छिछले सागर थे वहाँ पर बालू और कीचड़ का जमाव बढ़ता गया, जिस कारण कई सागर थे वो सूख गए। और इस समय वनस्पति और जीवों के जो विकास था उसमें देखें तो इस समय जो कि ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय थी, जलवायु गर्म थी, और परंतु जलवायु कटिबंध नहीं थे, और जो जीव थे वो केवल सागर तक ही सीमित थे, और स्थल भाग इस जो ओर्डोविशियन शक था इसमें भी जीव विहीन था। ओर्डोविशियन के बाद में आता है सिल्यूरियन शक। सिल्यूरियन शक है, उसकी अवधि इस सारणी से हम देख सकते हैं कि वो 4 करोड़ वर्ष मानी जाती है, जो कि 44 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुई और 40 करोड़ वर्ष पूर्व उसकी अवधि समाप्त हो गई थी। जो ये सिल्यूरियन शक था, इसमें पर्वत निर्माण क्रिया सक्रिय थी, परंतु जो ओर्डोविशियन काल है उसकी तुलना में ज्वालामुखी क्रिया थी वो थोड़ी कम सक्रिय थी, और जलवायु गर्म थी और लगभग सब जगह समान थी। स्थल भाग पर इस समय वनस्पतियों का विकास शुरू हो चुका था, लेकिन वो ऐसी वनस्पतियां थी जिनमें पत्तियां नहीं थी। पत्ती विहीन वनस्पति स्थल भाग पर इस समय विकसित हुई थी, और इस प्रकार की जो वनस्पति हैं उनके अवशेष ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। समुद्रों में क्या हुआ कि रीढ़ वाले जीवों की जो जातियां थी उनमें विस्तार और विकास होता रहा।
प्रवालों का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार इसी सिल्यूरियन शक के दौरान हुआ था। स्थल भाग पर हमने देख चुके हैं कि पहली बार पौधे मतलब पत्ती विहीन पौधों का विकास सिल्यूरियन शक में हुआ। फिर है इसके बाद आया पैलियोजोइक जो एरा है उसका डिवोनियन पीरियड, डिवोनियन शक, जो कि 5 करोड़ वर्ष की अवधि का माना जाता है और जो 40 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ और 35 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था। ये जो डिवोनियन शक था इसमें जो नए पर्वत थे उनके अपर्दन की क्रिया थी वो प्रारंभ हो चुकी थी और फिर इसकी वजह से जो सैल और स्लेट चट्टानें थी उनका जमाव विभिन्न क्षेत्रों में संपन्न इस समय में हुआ था। यहाँ पर जलवायु लगभग समान ही थी और जो सिल्यूरियन शक में जो स्थल भाग पर पत्ती विहीन वनस्पति विकसित हुई थी उन वनस्पतियों पर पत्तियों का आवरण व्याप्त हो गया था। पत्ती, जड़, तने सभी पौधे के सभी भाग विकसित हो गए थे। फिर छोटी छोटी झाड़ियों से लेकर 40 फीट ऊंचे वृक्ष तक इस डिवोनियन काल में पैदा हो चुके थे। इस युग के अंत तक जो मुलायम पत्ती वाली वनस्पति थी उसका भी विकास हुआ। सागर में रीढ़ वाले जीवों थे उसका दोबारा विकास हुआ और मछलियों का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि इस काल की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जो सार्क लंबाई थी, सार्क मछली जिसकी लंबाई 20 फीट तक थी, उसका जन्म इसी युग में हुआ था, इसी शक में हुआ था। तो इस प्रकार कई प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति इस डिवोनियन शक में हुई। इस कारण इसको मत्स्य युग, एज ऑफ फिश भी कहा जाता है। तो इस युग के अंत तक जो उभयचर हैं, एम्फीबियस हैं, उनका भी आविर्भाव हो चुका था। समुद्रों में रीढ़ वाले जीवों का प्रसरण है वो स्थलों की ओर प्रारंभ हो गया था। क्यों? क्योंकि इस समय तक भोजन के लिए, उनके जो भोजन था उसके लिए स्थलीय भाग पर वनस्पति का विकास हो चुका था। फिर अगला था कार्बोनिफेरस शक। कार्बोनिफेरस शक है वो 8 करोड़ वर्ष की कालावधि का माना जाता है, जो कि 35 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 27 करोड़ वर्ष पूर्व तक चलता रहा था। इस युग में जो छोटे छोटे छिछले सागरीय भाग वो थे वो संपूर्ण पृथ्वी पर फैले हुए थे। यूरोप और रूस के अधिकांश भाग थे वो जल में डूबे हुए थे। कई भागों में कुछ स्थलीय भाग थे वो नीचे हो गए जिस पर जल का विस्तार हो गया था। जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें कोयले का निर्माण कार्बोनिफेरस शक में ही माना जाता है। इस युग में अधिकांश समय तक जो जलवायु है वो शुष्क थी, परंतु कुछ क्षेत्रों में जलवायु उष्ण आर्द्र भी थी, जिस कारण वनस्पति का घना आवरण था। स्थल भाग पर बड़े बड़े हरे भरे वृक्ष थे जिनकी ऊंचाई 100 फीट तक की थी और जल में एम्फीबियस जो मतलब उभयचर जंतु हैं उनका विकास बढ़ता गया और दलदली भाग थे वहाँ पर छोटे छोटे जीवों का, नए प्रकार के जीवों का आविर्भाव इस युग में हुआ और इस युग के अंत तक 25 फीट लंबे जीव थे उनका विकास हो चुका था। और जो रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जीव, उनका विकास भी कार्बोनिफेरस युग में ही प्रारंभ में हुआ था। फिर हम लेते हैं पर्मियन शक। इसकी अवधि 4.5 करोड़ वर्ष मानी जाती है, जो कि 27 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई और 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक इसकी अवधि चलती रही थी। तो इस काल में भूपटल में भ्रंश हुआ और भ्रंशन के कारण आंतरिक जो झीलें थी उनका निर्माण हुआ। इन झीलों का जल है वो वाष्पीकरण के कारण उड़ गया, जिससे जो विश्व के प्रमुख पोटास भंडार हैं उनकी रचना हुई। इस युग में, पर्मियन युग में व्यापक भूगर्भिक हलचल हुई। उसके कारण जो यूरोप, एशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, उनमें ऊंचे ऊंचे पर्वतों का आविर्भाव हुआ। पृथ्वी पर जलवायु की दशाएं उनमें विभिन्नता आने लगी थी, क्योंकि अब से पहले तक पृथ्वी पर लगभग समान तरह की जलवायु थी, लेकिन इस शक में, पर्मियन शक में जलवायु में विभिन्नताएं आने लगी थी। जैसे जो ब्रिटिश द्वीप है वो अर्ध शुष्क जलवायु वाला था। उत्तरी गोलार्ध है वो शुष्क जलवायु का क्षेत्र था, जिसमें कभी कभी उष्ण आर्द्र जलवायु भी थी। दक्षिणी गोलार्ध का अधिकांश भाग है वो उस पर हिमयुग का प्रभाव था।
जैसे जैसे जलवायु में मौसमी परिवर्तन बढ़ता गया वैसे वैसे सदाबहार जो वृक्ष हैं उनकी संख्या में कमी होती गई। फिर इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो सूखा मौसम और पाला उसको सहन करने वाले पतझड़ वृक्ष डिसिडियस ट्रीज हैं उनका आविर्भाव पर्मियन शक में माना जाता है। और जो जल क्षेत्र है उसमें सागरीय जीवों की अधिकता का अनुपात कुछ कम हो गया। क्यों? क्योंकि स्थलीय भाग है वहाँ पर वनस्पति और जीवों की संख्या बढ़ने लगी, इसलिए उनका अनुपात कम हो गया, संख्या उनकी भी जलीय जीवों की भी बढ़ती रही थी। स्थलीय जीवों की संख्या और जो प्रजाति थी उसमें इस शक में पर्मियन शक में पर्याप्त वृद्धि हुई। और स्थल भाग पर कई तरह के कीड़े थे, उनका आविर्भाव भी इस पर्मियन शक में माना जाता है। तो ये 6 शक थे पैलियोजोइक एरा के। अब मेसोजोइक एरा के जो 3 शक हैं ट्रियासिक, जूरासिक और क्रिटेशियस, उनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले था ट्रियासिक, जो कि पर्मियन युग के समाप्त होने पर 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था और 4.5 करोड़ वर्ष चलता रहा और 18 करोड़ वर्ष पूर्व ये समाप्त हो गया था। इस समय जो ट्रियासिक युग है उस समय पृथ्वी के ऊपर पर्वतीय भाग है वो मरुभूमि और झाड़ियों से आवृत थे। इस समय तक जलवायु शुष्क और गर्म ही थी, परंतु इसके अंत तक कुछ जलवायु तर हो चुकी थी। क्योंकि इस युग में जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें शुष्क जलवायु थी, अतः वनस्पतियों का उतना विकास नहीं हो पाया। परंतु जब बाद में इसके अंत में जलवायु कुछ आर्द्र हुई तो उस समय कोणधारी वन और मुलायम पत्ती वाले वृक्ष हैं उनका प्रादुर्भाव ट्रियासिक शक में हुआ था। फिर जो सागरों में मांसाहारी मछलियाँ और रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जीव थे उनका जन्म हुआ। लोबस्टर तथा इसके जैसी अन्य कई प्रकार की मछलियों का आविर्भाव हुआ। और फिर अब इस शक में स्थल भाग पर भी जो रेप्टाइल्स थे उनका आधिक्य हो चुका था। इस काल में क्या हुआ, सबसे पहले जो रेंगने वाले जीव थे उनसे स्तनधारी जीवों का जन्म हुआ और मक्खियाँ और दीमक प्रकट हुए। ये इस काल की प्रमुख घटना थी। फिर है जूरेसिक युग। जूरेसिक थे वो 18 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और 4.5 करोड़ वर्ष तक ये चलता रहा, जो कि 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ ये जूरेसिक शक। इस शक में सागरों का वापस विस्तार प्रारंभ हो गया था। जो स्थल भाग थे उसका अधिकांश भाग जंगल और दलदली वनों से आवृत था, जिसमें झील, मियांडर बनाती हुई नदियाँ ये सब विद्यमान थे। जो इस चूने की जो पत्थर है, चूने के पत्थर का जमाव है वो इस युग की एक बड़ी विशेषता थी। इसमें जो पेड़ और वनस्पतियाँ विकसित हुई इस युग में, उनमें पुष्प वाली वनस्पतियाँ थी, उनका सर्वप्रथम आविर्भाव इसी युग में हुआ था। और समुद्र में मगरमच्छ के जैसे मुख वाले और मछली की भांति धड़ वाले और तेज गति से तैरने वाले जीवों का प्राधान्य था। स्थल भाग पर रेप्टाइल्स के आकार में और प्रकार में विस्तार इस युग में हुआ, जूरेसिक युग में। कुछ उड़ने वाले पक्षी थे, उनका उद्भव भी जूरेसिक युग में हुआ था। फिर आगे देखते हैं क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग ये 6.5 करोड़ वर्ष की काल अवधि का था, जो कि 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और 7 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था। और खड़िया मिट्टी का जमाव है वो क्रिटेशियस युग की प्रमुख विशेषता है। इस युग में पर्वत निर्माण क्रिया अत्यधिक सक्रिय थी। क्रिटेशियस युग में रॉकी, एंडीज और यूरोप की कई अन्य पर्वत श्रेणियाँ, पनामा कटक, इन सब की उत्पत्ति क्रिटेशियस युग में हुई थी। इसके अंत में भारत का जो दक्षिणी पठारी भाग है वहाँ पर भी ज्वालामुखी क्रिया हुई और लावा निर्मित मैदान बना। इस समय जो जलवायु थी वो नम थी, इस वजह से वनस्पति का विकास सुदूर उत्तर में ग्रीनलैंड तक हो गया था। ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग है वो हिम से ढका हुआ था। वनस्पति के क्षेत्र में जो पतझड़ वाले वृक्ष हैं उनका
पर्याप्त विकास हुआ। इसी समय पुष्प वाले पौधों का विकास हुआ जिनका संबंध कीड़े मकोड़ों के आवास प्रवास से था। सागरीय क्षेत्र में वर्तमान शार्क, हेरिंग, इनके समान मछलियों का जन्म हुआ इस युग में, और रेप्टाइल्स की जो संख्या थी उनमें वृद्धि हुई। बड़े बड़े कछुओं का उद्भव हुआ और सागरीय सर्प के समान जीव हैं उनका विकास इस युग की मुख्य विशेषताएं हैं। और भूमि पर बड़े बड़े रेप्टाइल्स जैसे डायनासोर्स और पेट्रोसोर्स, इनका जो वायु और भूमि इन दोनों पर आधिक्य था। इस समय दो प्रकार के पक्षियों का विकास हुआ, एक तो वर्तमान समय के पक्षियों की तरह के बड़े पंख वाले पक्षी और एक बिना पंख वाले पक्षी। और स्तनधारी जीव हैं उनकी स्थिति क्रिटेशियस युग में निश्चित नहीं थी। फिर हम लेते हैं जो सीनोजोइक एरा है, उस सेनोजोइक एरा के जो चार पीरियड हैं, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इयोसीन है वो 7 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, 3 करोड़ वर्ष इसकी अवधि थी, चलता रहा, फिर 4 करोड़ वर्ष पूर्व ये समाप्त हो गया था। इस समय हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर का विकास हुआ इयोसीन युग में, और बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी क्रिया हुई। उसके कारण उत्तर में आर्कटिक, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इन सब क्षेत्रों पर अत्यधिक लावा का जमाव हुआ। समुद्र में जो रेंगने वाले जीव थे वो इयोसीन युग में समाप्त हो गए थे, परंतु जो मैमल या स्तनधारी हैं उनके दो प्रकार, प्रारंभिक व्हेल और सागरीय जीव, ये उपस्थित थे। हाथी, घोड़ा, राइनोसोरस, सुअर, अन्य जानवरों के पूर्वजों का उद्भव हो वो भी इयोसीन युग में ही, इयोसीन शक में हुआ था। हिमालय की रचना प्रारंभ हुई थी इयोसीन शक में, इयोसीन पीरियड में। फिर इससे बाद में आया था ओलिगोसीन, जो कि 4 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और 1.5 करोड़ वर्ष तक चलता रहा। 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व इसकी समाप्ति हो गई। ओलिगोसीन शक में आल्पस पर्वत का निर्माण प्रारंभ हुआ था, और इस समय स्तनधारी जीवों का विकास हुआ था। स्थल भाग पर वर्तमान बिल्ली, कुत्ते, भालू, इनके पूर्वजों का जन्म हुआ था। और जो पुच्छ विहीन बंदर एपी थे उनका आविर्भाव भी ओलिगोसीन शक में माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि मनुष्य के जो पूर्वज थे उनका प्रथम प्रकटीकरण ओलिगोसीन शक में ही हुआ था। फिर ओलिगोसीन के बाद में आया था मायोसीन शक। मायोसीन शक है वो 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, और जो उसकी कुल अवधि थी वो 1 करोड़ 40 लाख वर्ष तक थी, और फिर ये 1 करोड़ 10 लाख वर्ष पूर्व ये जो मायोसीन युग है ये समाप्त हो गया था। मायोसीन युग में जो भू हलचल थी उनके कारण आल्पस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, और हिमालय की दूसरी श्रेणी लेशर हिमालय है उसका उत्थान हुआ, और जो महान हिमालय आउटर ग्रेटर हिमालय है उसकी ऊंचाई में वृद्धि हुई। और पेंगुइन का आविर्भाव अंटार्कटिका में जो मायोसीन शक है वही उसी में हुआ था। फिर है मायोसीन के बाद आता है प्लायोसीन शक। प्लायोसीन शक है वो 1 करोड़ वर्ष पूर्व, 1 करोड़ 10 लाख वर्ष पूर्व वो शुरू हुआ था, और 1 करोड़ वर्ष तक चलता रहा, और 10 लाख वर्ष पूर्व वो समाप्त हो गया। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता माने तो वो है कि इस समय जो वर्तमान महासागर और महाद्वीप हैं उनका विकास हुआ था। स्थल भाग हैं उनके खिसकने से और उनमें जल के संग्रहण होने के कारण उत्तरी सागर, काला सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर, इनका निर्माण हुआ, और पर्वत निर्माण की क्रिया मंद गति से इस समय भी प्लायोसीन शक में भी चलती रही, और हिमालय का तीसरा उत्थान हुआ जिसके कारण शिवालिक श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ। इस समय स्थल भाग पर बड़े बड़े स्तनधारी जीवों का ह्रास हुआ, परंतु मानव जैसे जो पुच्छ विहीन बंदर थे उनका विकास प्लायोसीन युग में हुआ, और हाथियों का जीवन भी इस समय विद्यमान था पृथ्वी पर। फिर प्लायोसीन के बाद में जो सीनोजोइक एरा आता है, सीनोजोइक एरा का पहला पीरियड आता है प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन है वो उसकी अवधि थी वो
9,90,000 वर्ष थी और वो 10 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ होकर 10,000 वर्ष पूर्व वो खत्म हो गया था। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता थी कि भूपटल पर हिम चादर की स्थिति थी। जलवायु ठंडी होने के कारण विस्तृत हिम चादर का विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका के अधिकांश भाग और हिमालय के ऊपर हो गया था। तो इस हिमानीकरण के कारण सागर के तल में गिरावट आई और क्योंकि सागर का जो अधिकांश जल है वो हिम के रूप में परिवर्तित हो गया था। इस युग में उत्तरी अमेरिका में हिमचादर का फैलाव 4 विभिन्न समयों में हुआ। इन 4 उप हिम युगों का निर्धारण किया गया है इसके आधार पर, और इनका नामकरण उन क्षेत्रों के आधार पर किया गया है जहाँ तक हिमचादर का अधिकतम विस्तार था। फिर जो इस प्रकार ये जो प्लेस्टोसीन शक है ये हिमानीकरण के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। हिमानीकरण के कारण यूरोप में जो मुलायम वनस्पतियां हैं वो नष्ट हो गई और केवल कठोर प्रकार के वृक्ष जैसे ओक, विलो, पॉपुलर, एल्म ये सब बचे रहे। और बंदर सदृश जो मनुष्य है उसका विकास इस प्लेस्टोसीन काल में ही हुआ था। शिकार के लिए पत्थर के औजार बनाए जाने लगे थे। तो इन मानव का जन्म प्राय कहाँ माना जाता है? अफ्रीका में माना जाता है। और हिमानी के प्रसार के साथ साथ उत्तरी भाग से जीव हैं वो दक्षिण की तरफ पलायन करने लगे, और फिर बाद के समय में जब हिम चादर पीछे हटती थी तो ये फिर वापस उत्तर की तरफ बढ़ गए थे। जो वास्तविक वर्तमान हाथी, घोड़े, बैल इन सब का विकास प्लीस्टोसीन शक है उसके दौरान ही माना जाता है। फिर है होलोसीन पीरियड जो कि आधुनिक युग है वर्तमान समय में जो चल रहा है, जो कि 10,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था और वर्तमान में वो अभी चल ही रहा है। आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले जब ये युग प्रारंभ हुआ था उस समय जो हिम थी प्लीस्टोसीन काल की वो वापस हट रही थी, कम हो रही थी। प्लीस्टोसीन युग के समय का हिमानीकरण है उसके फलस्वरूप ब्रिटेन है वो यूरोप से जुड़ गया था, परंतु इस युग में जो हिम पिघली उसकी वजह से वह यूरोप से वापस अलग हो गया ब्रिटेन, और उसकी स्थलाकृति आज के समान हुई। जलवायु संबंधी जो दशाएं हैं उनमें समानता होने लगी, परंतु जो उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया है वहाँ शुष्कता की अधिकता के कारण रेगिस्तानों का उद्भव होलोसीन शक में हुआ। और हिम चादर के पीछे हट जाने के कारण और अपेक्षाकृत गर्म जलवायु आ जाने के कारण यूरोप में पुनः वनों का विस्तार होने लगा। सागरीय जीव हैं वो वर्तमान अवस्था को प्राप्त हो चुके थे और स्थल भाग पर मनुष्य ने कृषि करना और पशुपालन जैसी वर्तमान आर्थिक क्रियाएं प्रारंभ कर दी थी। तो इस प्रकार ये था पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। विभिन्न युगों और विभिन्न पीरियड शकों में धीरे धीरे पृथ्वी पर विकास होता गया और वर्तमान होलोसीन पीरियड में वर्तमान स्थिति प्राप्त हुई। थैंक यू।